जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं उसको हम कैसे 90% एक्यूरेसी के साथ सही करें। ये जो पैटर्न होता है ना, ओनली वन ओनली टू ऑल एंड नन वाला, इस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद 90% एक्यूरेसी से आप सही करोगे। इस पैटर्न में कभी आप ये गलती मत करना कि सिर्फ ओनली वन वन लगा दें या ओनली टू ही हम ज़्यादातर करें, ओनली थ्री करें। इन पैटर्न का एक सर्टेन पैटर्न है, उस रूट को पकड़ लोगे ना तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होगा कब वन लगाना है, कब टू लगाना है, कब थ्री लगाना है, कब फोर लगाना है, कब फाइव लगाना है और कब नन लगाना है। इस साल अगर मैं आपसे बोलूँ क्या होगा यूपीएससी पैटर्न पे, तो इस पैटर्न को हो सकता है और इनहेंस करें। अब पता है इसकी टफनेस कैसे बढ़ाएंगे। अभी तक ओनली वन टू थ्री आ रहा है ना, आगे चल के आ जाएगा ओनली फाइव ओनली सिक्स पैटर्न तक भी ये खींच सकते हैं एग्जाम को टफ करने के लिए। तो हमें और शॉक नहीं होना है, इसलिए इस गलती में मत फंसना कि बस ओनली टू लगाते जा रहे हैं एग्जाम में जाके, या ओनली थ्री या फिर नन लगाते जा रहे हैं। ऐसी चीज़ बताएंगे ना आज इस वीडियो में कि इसको देखने के बाद सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। बस इसको एंड तक देखना, तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आने वाली हैं। तो इन अप्रोचेस को समझो और लॉजिकली, ऐसा कुछ नहीं है कि बस ये क्लिक कर दो। इस अप्रोच से मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, बिल्कुल वही अप्रोच आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बिल्कुल अप्लाई करोगे। तो चलो, बातें बहुत हो गई, अब मैं शुरू कर रहा हूँ, बस स्टार्ट करो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। अब देखो, इस क्वेश्चन का एक चीज़ यहाँ पर सिंपल हमें पता होनी चाहिए। जो पहली स्टेटमेंट है ये सबसे सिंपल स्टेटमेंट है। आप बेसिक बुक्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी एटलस देखोगे, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। एटलस सीरीज में ऑलरेडी करा रहा हूँ, आप बाकी वीडियोस देख सकते हो जाकर। अब देखो, ये स्टेटमेंट तो पता होनी ही चाहिए आपको, इसके बिना तो आप नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये बुक्स में लिखा है। कौन सी बुक्स में? बेसिक एनसीईआरटीज में। तो ये सिंपल था। अब मेरे को डाउट सिर्फ दोनों स्टेटमेंट्स में है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक और मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कावड़ लेक। अब देखो, सेकंड स्टेटमेंट को जब भी यूपीएससी का आप क्वेश्चन पैटर्न ऐसे देखोगे ना, जब हमें एलिमिनेट करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है, यूपीएससी जिस स्टेटमेंट में कुछ डाउट क्रिएट करेगा ना, थोड़ा स्पेसिफिक बनाएगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करता है। जैसे मैंने इसमें देखा डायरेक्टली फीड्स। अगर ये नॉर्मल स्टेटमेंट होता, नॉर्मल फैक्ट होता, तो वो डायरेक्ट लिखता उसको उठाकर, कृष्णा रिवर्स फीड्स कोलेरू लेक। डायरेक्टली लिखने का मतलब ही यही है कि मे बी करता है, मे बी नहीं करता है। तो इस तरीके से जो मेरे को डाउट दिखा ना, मैंने इसको रखा कि ये स्टेटमेंट डाउटफुल है। और जैसे ही मैंने सेकंड स्टेटमेंट को डाउटफुल रखा, पहला मुझे पता है तो नन ऑप्शन कैंसिल हो गया, दूसरे को मेरे को डाउट है कि दूसरा सही हो सकता है या नहीं। तीसरे पे आया मैं, मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कावड़ लेक। अब अगर मैं आपको फैक्ट वाइज बताऊं तो बूढ़ी गंडक रिवर है जो मिएंडरिंग कराती है। अगर यूपीएससी बूढ़ी गंडक को कॉमन लेकर भी चलेगा तो उस हिसाब से हो सकता है कुछ चेंज आ जाए ऑप्शन में। बट अगर मैं अपना वे बताऊं कि मैं इसको कैसे एलिमिनेट किया था, तो सिंपल था, मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कावड़ लेक। जैसे मैंने देखा स्पेसिफिक बोला है, मिएंडरिंग से कावड़ लेक बना है, तो दो डाउट्स हैं। या तो हो सकता है मिएंडरिंग के थ्रू ना बना हो कावड़ लेक, या फिर गंडक रिवर हो जिसने नहीं बनाया हो इस लेक को। क्योंकि मैंने बताया ना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको एलिमिनेट करने तो आप देखोगे एक्स्ट्रा वर्ड अगर कहीं भी जोड़ा है, अगर वो तीन के तीन स्टेटमेंट में अगर ऐसे बोले झेलम रिवर की जगह कोई दूसरी रिवर लिखता तो वहां ऐसा कैसे बनाता। सपोज इंडस रिवर डायरेक्टली पासेस थ्रू वुलर लेक, कंफ्यूज करने के लिए। सिमिलर वे में जब ये एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ रहा है ना, हमें उन स्टेटमेंट्स को 90% चांस है कि गलत होगा। तो कृष्णा रिवर डायरेक्टली गलत, मिएंडरिंग की वजह से बन रहा है गलत। इस लॉजिक से मैंने सॉल्व किया था, मैंने 2 और 3 को कट कर दिया था। नन तो हो ही नहीं सकता था और 2 और 3 दोनों में मेरे को डाउट था, सो मैंने 1 लगाया। इस अप्रोच से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सिमिलर तरीके से जाओगे, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब पहली स्टेटमेंट पढ़ो इसकी, इट लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। नहीं पता हमें, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। दूसरे पे आ जाओ, इट मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब देखो यार, यहाँ पर ना सोवर्निटी वाला पॉइंट आ जाता है। पॉलिटी पढ़ी है हमने कि यूरोपियन यूनियन साथ में आ रहा है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए। तो इसका मतलब ये होगा क्या कि फ्रांस के हॉस्पिटल्स को जर्मनी यूज़ करेगा, जर्मनी की स्कूल्स में ब्रिटिशर्स जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। कंट्रीज़ की अपनी सोवर्निटी है, अपने रिसोर्सेस हैं। जब भी कोई यूनियन या ग्रुप बनता है तो वो
डिस्कशंस करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रीटी एग्रीमेंट करते हैं, ऐसा नहीं करते कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को ही शेयर कर दें, ये अगेंस्ट सोवर्निटी हो जाएगा ना, तो दूसरा गलत होगा। तीसरे पे आओगे, सिमिलर चीज़ आपको बिल्कुल तीसरे में भी लिखी मिल रही है कि यूरोपियन यूनियन शेयर करेगा अपनी टेक्नोलॉजीज, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है या कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जैसे ही हमने देखा ना स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, अभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस में फंसते कहाँ हो मैं बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस देखे, अब पेयर पता नहीं है तो आप तुक्का लगाने की कोशिश करोगे, ओनली 2 लगा दो या ओनली 3 लगा दो या नन लगाते जाओ, यही सही तरीका है। नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। एक्यूरेसी बनाना है, कब 1 कब 2 कब 3 और कब 4 लगाना है, तो ये समझो। तीसरे में बोल रहा है कि यार क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए कोई पैक्ट साइन कर रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजीज क्यों शेयर करोगे, कॉमन सेंस। प्लस मैंने बोला ना, जब स्पेसिफिक कुछ दिखे, 2 और 3 स्टेटमेंट में सेम चीजें दिख रही है, शेयर देयर टेक्नोलॉजी, शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो या तो दोनों सही या तो दोनों गलत। मेरे को सेकंड पॉइंट एब्सोल्युटली गलत लगा, सोवर्निटी के अगेंस्ट है, तो थर्ड भी गलत होना चाहिए क्योंकि सिमिलर स्टेटमेंट है, दोनों को काटा। अब पहले स्टेटमेंट पे आओ, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। स्टेबिलिटी कब आएगी, तो इन्हें बोला है कि लिमिट करना है बजटरी डेफिसिट को। डेफिनेट सी बात है, अगर हम डेफिसिट को कम करेंगे, इकोनॉमिक्स का बेसिक्स है कि अगर हमारे खर्चे और डेफिसिट कम होगा तो हम थोड़ा स्टेबल होंगे। बेसिक इकोनॉमिक्स से पहला स्टेटमेंट सही। इस अप्रोच से हमें यह पता चला कि कब 1 लगाना है, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं वो अभी भी काम कर रही हैं, सब कर रही हैं, बस आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। अब ये तो मैंने तरीका बताया कि कब हमको पता है कि 1 लगाना है। कैसे पता चला हमें 1 लगाना है, ये डायरेक्टली वर्ड या मीएंडरिंग वर्ड या फिर शेयरिंग द टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जहां जहां सिमिलर दिखा उसको काट दिया। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि अब नेक्स्ट 2 लगाना है या 3 लगाना है, तो चलो हम उसको देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज, जैक फ्रूट, महुआ, टीक, कौन कौन से इसमें से डेसीडियस ट्रीज हैं, ठीक है। अब देखो, इसका मैंने बहुत सिंपल लॉजिक है, इस लॉजिक से डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, कुछ सोचना भी नहीं है इस पर। कैसे पता चलेगा कि 2 ही स्टेटमेंट सही है, तो देखो, जैक फ्रूट इज ए इंग्लिश वर्ड, दूसरा महुआ हिंदी टर्म है, तीसरा टीक ये इंग्लिश है। तो अब 2 चीजें बैठती हैं, एक लॉजिक है जैक फ्रूट एंड टीक दोनों इंग्लिश हैं और सिर्फ महुआ क्या है, हिंदी है। यहां तुक्के का रोल आया, इससे हमें पता चल गया कि एक ऑड वन आउट है, 2 सही होंगे। चलो इस तरीके से नहीं, दूसरे लॉजिक से इसी को बताते हैं, ऐसे में लगेगा कि तुक्का हो गया। जैक फ्रूट इंग्लिश है, महुआ हिंदी है, लेकिन टीक को हमने एनसीईआरटी इसमें पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है टीक के बारे में, कि टीक म्यांमार हो गया हमारा, बर्मा रीजन और पूरा ये जो एरिया है, हम डेसीडियस और एवरग्रीन एरिया पूरा इंडिया म्यांमार और ये जो इंडिया का मतलब कहना चाहिए सब कॉन्टिनेंटल पार्ट है, आज देखने मिलता है डेसीडियस। अभी जो हमें जैक फ्रूट दिख रहा है ये तो पहला इंग्लिश नाम है, तो इंग्लिश नाम होने से हमें ये पता चल जाता है कि मे बी चांसेस हैं कि ये टेम्परेट रीजन में हो अगर इंग्लिश नाम रखा गया है तो इस लॉजिक और अप्रोच से भी हम फर्स्ट को कट करते हैं और सेकंड और थर्ड ऑप्शन को सही मानकर हम आंसर निकाल लेते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारे ओनली 2 स्टेटमेंट सही हैं। ये तो थे 3 स्टेटमेंट अभी तक मैं बता रहा था। अब चलो हम देखते हैं 4 स्टेटमेंट्स हैं, तब भी हमें कैसे श्योर होगा कि कौन सा ऑप्शन हमें टिक करना है। तो समझना, जननी सुरक्षा योजना स्कीम के ऊपर है। इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वी डोंट नो। सेकेंड है, इसका ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस करना मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। हो सकता है जनरल स्टेटमेंट इस तरीके की कि इसका ऑब्जेक्टिव होगा डेफिनेटली जननी सुरक्षा की बात करें, जननी मतलब मदर। थर्ड स्टेटमेंट है, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर वुमेन। डेफिनेट सी बात है कि गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है, किस लिए लाती है, वेलफेयर। तो 2 और 3 बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट्स हैं। मेन जो हमारा डाउट है वो 104 में आ रहा है। 4th स्टेटमेंट को देखो, इसका ऑब्जेक्टिव इंक्लूड करना पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। अब ये सिंपली कट जाता है। पहली बात, क्यों 1 साल के नीचे ही बच्चे होते हैं, उसके ऊपर नहीं है क्या वो बच्चा, कि अगर कोई एक बच्चा 1 साल 1 दिन का हो गया तो नहीं दोगे क्या, पहली चीज तो ये कट गया। दूसरे लॉजिक से इसको एलिमिनेट करते हैं, कैसे। स्कीम का नाम है जननी सुरक्षा योजना, मतलब मदर के लिए स्कीम है। तो जो स्कीम मदर के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव कैसे होगा, बच्चे को ट्रीट करना, उसके लिए सरकार की डेफिनेटली दूसरी स्कीम होगी। जैसे इसकी स्कीम क्या है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये उसमें कवर होता है।
तो इस तरीके से भी आप काट सकते हो कि इसका जम नहीं रहा। तीसरे लॉजिक से अब इसको एलिमिनेट करते हैं। जनरली यूपीएससी में फिगर्स और डेटा गलत होते हैं, तो ये 1 ईयर गलत हो सकता है ऐसे। तो मैंने फोर्थ को एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ए बी सी डी, इसमें कहीं नन नहीं है। तो हमें एक चीज़ पता है कि फोर्थ तो गलत है, तो 3 सही हो सकते हैं, 2 सही हो सकते हैं, 1 सही हो चांसेस हैं। डी एलिमिनेट हो गया। अब एक चीज़ और देखना, 2 और 3 बिल्कुल सही है, और पहले में मेरे को डाउट लग रहा है। पहले में क्या डाउट लग रहा है अब यहाँ पर? पहले में एक चीज़ और ध्यान रखना, ओनली 1 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो पहले को ध्यान से देखो, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, ज़रूरी है स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ही हो, कोई और हो गया तो 100% श्योर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। दूसरा और तीसरा 100% श्योर कह सकते हैं, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट्स हैं। तो इस तरीके से जब पहला और फोर्थ कट जाएगा तो ऑप्शन सी और डी दोनों कट जाएंगे, और ए भी कट जाएगा, बचेगा ही हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन, ओनली 2। इस तरीके से सिंपली हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखना हम समझेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि अब हमें 1 लगाना है ओनली 2 या ओनली 3 लगाना है। तो अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ देखना एनिमल नहीं लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा है। एक बहुत स्पेसिफिक टर्म है जो बहुत न्यूज़ में रहा है टार्डिग्रेड्स के बारे में, कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला है, हो सकता है कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ हो जो बिल्कुल लिमिटेड में सर्वाइव। यार हम वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आज भी नहीं जानते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम जानते भी नहीं है कि कितनी स्पीशीज इवन कीड़े मकोड़ों की या उससे नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्ट कर रही होगी। कितने तरह के वायरस हैं हमें वो भी नहीं पता। कई तो एंटार्क्टिक और आर्कटिक में दबे हुए हैं इसमें। तो हो सकता है कोई ऐसा हो जो बॉइलिंग वाटर या फ्रीजिंग दोनों में कर जाए। तब समझना, पहला स्टेटमेंट अगर सही होगा तो दूसरा भी सही होगा, क्योंकि अगर कोई बॉइलिंग में कर सकता है तो कोई फ्रीजिंग में भी करता होगा उसके पैरेलल में। तो पहला और दूसरा या तो साथ में गलत या तो साथ में सही। फिर बोला है सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट विथ अ पीएच बिलो 3। अब वही बोला मैंने पॉसिबिलिटी, कि अगर कोई सबसे ठंडे में और कोई सबसे गर्म में ग्रो कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हम जानते हैं क्या? पूरे अर्थ के बारे में एक चीज़ नहीं जानते। हो सकता है कि ओशन बेड्स में कुछ हो जो फ्रीजिंग पॉइंट में, हो सकता है कुछ ऐसे माउंटेनियस रीजन्स पे, या फिर किसी ऐसे बहुत डीप कहीं अंडरग्राउंड पे हो जो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट पे भी ग्रो कर रहा हो। इनफैक्ट हमारी बॉडी में ही हो सकता है कि कुछ इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो। तो पॉसिबिलिटीज है ना, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात आती है, इसलिए हम कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते। जनरल स्टेटमेंट्स हैं ये, तो ऑल 3 होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन 15th फाइनेंस कमीशन क्या क्राइटेरिया यूज करेगी पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम के अलावा? अब यहाँ चीज समझना, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट, गवर्नेंस, स्टेबल गवर्नमेंट एंड टैक्स एंड फिस्कल। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? फाइनेंस एलोकेशन करना। तो अगर हम स्टेटमेंट देखें 5th को, टैक्स एंड फिस्कल, ये रिलेटेड लग रहा है, 5th सही होगा। ठीक, हम देखते हैं फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, यानी फॉरेस्ट और इकोलॉजी रिसोर्सेज को हम इकोनॉमिक टर्म्स में भी देख सकते हैं, तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो 2 और 5 दोनों सही होंगे। अब डेमोग्राफी क्या होती है? किसी एरिया का, वहां की जो ह्यूमन कैपिटल है, मैन पावर है, वो भी फाइनेंस से रिलेटेड होती है। तो 1, 2, 5 ही हो गया। बट आप 3 और 4 को देखोगे ना, तो ये चीजें ऐसी हैं, इनका डायरेक्टली कोई टेंजिबल एस्पेक्ट नहीं, इनटेंजिबल है। कैसे? गवर्नेंस रिफॉर्म। क्यों? अगर किसी स्टेट में गवर्नेंस पुअर है तो क्या हम उसको फंड नहीं देंगे क्या? या बहुत अच्छा है सिर्फ इसलिए उसको फंड देंगे क्या? ऐसा नहीं है। ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट, अगर किसी स्टेट में सरकार गिर रही है या कुछ इशू चल रहा है या इमरजेंसी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कोई इशू है मान लो, तो क्या हम उसको पैसा देना बंद कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 3 और 4 को हम क्राइटेरिया नहीं रख सकते हैं, बट 1, 2, 5 फाइनेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ओनली 3। तो ये अप्रोच से हमने क्या पता किया कि कब हमें ओनली 3 सिलेक्ट करना है। सब कुछ एलिमिनेशन से जा रहे हैं, एग्जाम में यही एलिमिनेशन लगाना है। ये मत करना कि ओनली 2, ओनली 3 है तो कुछ भी लगाते रहो, हो जाएगा सही, नहीं होगा, बहुत गंदा फंस जाओगे। और अगर यूपीएससी ने इस बार ऐसे ऑप्शंस दे दिए, ओनली 6, ओनली 7 स्टेटमेंट्स, ओनली 8 स्टेटमेंट्स आर राइट, तब तो और लगेगा यार ये क्या हो गया। तो इस चीज़ को समझो, बहुत ध्यान से एलिमिनेट करना। अब देखो ऑल 4 का कंसेप्ट बताते हैं।
ये तो बिल्कुल सिंपली आप कर लोगे। जैसे हमें स्टेटमेंट्स दिखें, जैसा अभी हमें लास्ट स्टेटमेंट दिखा था ना, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बस उसी तरीके का है। कुछ मशरूम में मेडिसिन की प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ में साइको एक्टिव प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ इंसेक्टिसाइडल होते हैं और कुछ बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट का तो हमें न्यूज़ में देखने को मिला था, 2022 में न्यूज़ में थे। तो मैं कहता हूँ इसमें कहीं नन दिख रहा है, हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा। अगर चारों में लिखा है कि हर मशरूम में, यार हर किसी प्लांट में कुछ ना प्रॉपर्टीज हर टाइप की हमें मिलती हैं, जेनेरिक स्टेटमेंट है, तो या तो चारों साथ में गलत होंगे या तो चारों साथ में सही होंगे। कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, सब में सम लगा हुआ है। सम सम हो सकता है कोई हो सकता है हमने रिसर्च ना की हो अभी तक, पॉसिबिलिटी है। जहां भी पॉसिबिलिटी है वहां सब करेक्ट है। इसलिए साइंस और इन्वायरमेंट में हमेशा पॉसिबिलिटी होती है, तो चांसेस ज़्यादा है कि वो सही होंगे। ऑल फोर सिमिलर इन मेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स किस चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, है ना, सॉरी, इनको बनाने में किस किस में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ होता है, मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन का यूज़ होता है। तो यार देखो डेफिनेट सी बात है, एरोजोल्स, एरोजोल क्या होते हैं, हाइड्रोजन होगा क्योंकि वाटर। फोम एजेंट्स, सिंपल सी बात है, अपन को कोई एक चीज़ को बस पकड़ना है, हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है फोम एजेंट्स में, बिल्कुल हो रहा है। फ्लोरीन है, तभी तो वो थोड़ा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट की तरह भी होती है ना। फायर रिटार्डेंट्स, बिल्कुल कार्बन हाइड्रोजन का यूज़ होगा। H2O का यूज़ होगा, हाइड्रोजन से ही बस लॉजिक लगा लो। ल्यूब्रिकेंट, वाटर होगा उसमें कुछ डेफिनेटली, मतलब हर चीज़ में। और वर्ल्ड की 90% से ज़्यादा, 95% की से ज़्यादा चीज़ों में हाइड्रोकार्बन्स होता ही होता है डायरेक्टली। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी, हाइड्रोकार्बन्स है। तो यार बेसिक 9th-10th की क्या है, केमिस्ट्री है ये। आंसर सही नन है क्या? अगर नन होता तो हमको डाउट होता कि या तो सारे सही हैं या तो सारे गलत हैं। आप किसी एक को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, सिंपल। तो इस लॉजिक से ये कंप्लीट हो गया। चलो अब हम समझते हैं, हमने देख लिया कब 1, कब 2, कब 3, किस सिचुएशन में 4 आ रहा है वो भी समझ लिया। अब ये समझना है कि नन कब होगा। अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा, इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, कनेक्ट डिब्रूगढ़ टू सूरत। हो सकता है डिब्रूगढ़ की जगह कोई दूसरा हो सकता है सूरत की जगह अहमदाबाद हो, डिब्रूगढ़ की जगह दिसपुर हो, कोई डाउट आ सकता है। स्पेसिफिक है ना, बहुत डिटेलिंग की है। सेकंड, चांग में इनिशिएटिव थाईलैंड विया म्यांमार, बहुत स्पेसिफिक गया है। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट करेगा वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कुनमिंग इन चाइना, बहुत ज़्यादा डिटेल में गया है। सो जब भी मेरे को ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, मेरा सिंपल अप्रोच है, जो बहुत स्पेसिफिक तीनों स्टेटमेंट दिखे ना, सीधे नन लगा दो। और अगर नन ना मिले ऑप्शन में, ऑल 4 मिले तो ऑल 4 लगा दो, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर को कट नहीं कर सकते यहाँ पर। जहाँ भी आपको तीनों समझना है, तो या तो तीनों सही हैं या तो तीनों गलत हैं, सिंपल लॉजिक। सेम यहाँ पर है, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज। अब ये तो सिंपल मेरे को पता था, पहला गलत है, क्योंकि एमपी का पूरा मैप देखा हुआ है, एटलस अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता। एटलस की मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ, उसको देखते चलो। वर्ल्ड एटलस चल रहा है अभी, फिर इंडिया का स्टार्ट करेंगे। अमरकंटक हिल्स विंध्या और सह्याद्री के बीच है, नहीं, विंध्या ऊपर है, सह्याद्री नीचे है, और अमरकंटक इज इन लेफ्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सॉरी राइट ऑफ मध्य प्रदेश, या ईस्ट की तरफ कहना चाहिए। तो पहला मेरे को पता था, ये गलत हो गया। बिलिगरंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा, मैंने एमपीपीएससी के हिसाब से भी पढ़ा था, तो मुझे कहीं पर भी ये नहीं मिला था कि बिलिगिरंगन है, उसको भी कट कर दिया। तीसरा, सेशलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। मैंने बोला था पहले भी कि जब बहुत स्पेसिफिक कोई एरिया बोले, सदर्न मोस्ट बोल दिया, देन देयर इज अ डाउट। तो या तो तीनों सही है या तो तीनों गलत है। अब अगर मेरे को पता है कि पहला गलत है 100% और दूसरा पता है 100% गलत है, तीसरा भी मैं गलत ही लूंगा, वो मैंने नन लगाया, क्योंकि तीसरे का कोई आइडिया नहीं लग रहा, इतना स्पेसिफिक इन्हें नाम दिया। जनरल स्टेटमेंट होती है तो नॉर्मल लिखते, सेशलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सदर्न मोस्ट बोलने की क्या जरूरत, हो सकता है नॉर्थ में हो, वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, तो पॉसिबिलिटी है ना। तो ये वो अप्रोच है जिस अप्रोच के थ्रू हमें एक्चुअल एलिमिनेशन करना है। तो ये ध्यान रखना एग्जाम में, एक किसी ऑप्शन को मत पकड़ना कि सिर्फ ओनली 1 लगा दो, ओनली 2, क्योंकि एग्जाम इस बार भी कैसे बदल जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इस तरीके से एलिमिनेशन को अप्रोच करना एग्जाम में। 90% एक्यूरेसी के साथ जाओगे, अपना बेसिक कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज लगाओगे, काम हो जाएगा। और इस तरह के एटलस की अब डेप्थ में जा रहा है यूपीएससी इस साल से, और आईआर में भी जा रहा है, तो मैंने एक सीरीज बनाई है। अभी मैं वर्ल्ड एटलस कंप्लीट करा रहा हूँ, फिर मैं इंडियन एटलस कराऊंगा। वर्ल्ड एटलस के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ईरान, इजराइल, अफ्रीकन मेजर कंट्रीज को मैंने कवर कर दिया ऑलरेडी, वीडियोस को जाकर देख लो। और वीडियोस में लेकर आऊंगा, एक्टिवली इन वीडियोस को सपोर्ट करो। प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही।
होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, एक अच्छी अप्रोच मिली होगी। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।